आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है, आज बहुत प्यार से नमस्कार कर रही हो मंजरी। प्यार भर भर के देना चाहिए है ना, जितना हो लुटा दो, है ना। अरे वाह, वो गाना है ना, हाँ। प्यार बांटते चलो, है ना। क्या बात है, तभी लोग कहते हैं कि मंजरी का साथ जो है बहुत अच्छा लगता है। जी, हमें तो सबका ही साथ बहुत अच्छा लगता है। जब सब साथ होते तो उसका मजा ही कुछ और हो जाता है। और देखिए ना मंदाकिनी जी, आपका हमारा साथ कितना सुहाना लगता है। एक दिन गुजर जाएगा ये लम्हा भी, लेकिन लौट कर जब यादें आएंगी तब दिन सुहाना हो जाएगा। क्या बात है, क्या ये बात चंद पंक्तियां मेरी तरफ से आपको नजर। अरे वाह, यानी कि आप कवियत्री भी बन गई हैं मुझे लगता है। जब मन में कुछ दिल के अरमान जाग जाते हैं किसी के प्रति तो लिख डालते हैं। बिल्कुल लिखना चाहिए। और हम बहनों को, जो खास हमारी सखियां हैं, उन्हें भी हम कहना चाहते हैं कि जब आप खुश हैं, बहुत खुश हैं मंजरी की तरह, तो फिर कोशिश करें कि क्या कुछ लिख सकती है किसी को लेकर। जैसे कि मंजरी ने अभी अभी कविता रच दी मुझे लेकर कि मेरा साथ उन्हें अच्छा लगता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि साथ तो सभी का अच्छा लगता है ना, सही बात, और लगना भी चाहिए। सभी का साथ हमें प्यारा लगना चाहिए, तभी जीवन जो है आसान होता है मंजरी। बिल्कुल आसान होता है। और देखिए ना, उन सभी साथियों के साथ जो हम सुन रहे हैं, उनके साथ भी महफिल की जो रौनक होती है, चार चांद उसमें लग जाते हैं, चौगुनी बढ़ जाती है कहना चाहिए, और दिल एकदम बाग बाग हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे सखी और सखा लोग हैं, अगर वो इस कार्यक्रम का हिस्सा न बने, अगर वो हमें न सुने, वो हमें न सराहे, तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। बिल्कुल, और हमें ना याद करें तो हमारा क्या हाल होगा। तौबा तौबा, मतलब आंसू टपक पड़ेंगे, है ना। लेकिन देखिए, सब लोग हमें बहुत प्यार से सुन रहे हैं, तो हमारा आपका साथ, उनका साथ, सब एक साथ चलता रहेगा। बिल्कुल। और इसी बहाने बता दीजिए आज के क्या क्या विषय हैं। बिल्कुल, आज के विषय है घर में बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल, और भारतीय विरासत स्थल में हम बात करेंगे, धौलावीरा गुजरात की बात करेंगे, और स्त्री और प्रकृति का संबंध क्या है, अरे वाह, उनमें क्या क्या समानताएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और बातें हल्की फुल्की में होंगी। देखिए, जब जुलाई में स्कूल खुला करते थे, कहीं 1 जुलाई को खुलता था, कहीं जून में खुल जाता था, तो हम जुलाई की वो बात कर रहे हैं कि उन यादों को ताजा करेंगे। और हमारे बहुत से साथियों ने ताजा किए हैं, तो और भी ताजा कीजिए। कुछ मजेदार किस्से लिखिए। बिल्कुल। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी मैं मंजरी, कि वैसे तो वो लिखेंगे कि जुलाई में जब स्कूल खुलते हैं तो ये होता है, वो होता है, लेकिन वो दिन याद करिए जब आप बच्चे थे और स्कूल खुलता था जुलाई में, और आपको कैसा लगता था स्कूल का वो पहला दिन, है ना, वो पहला पीरियड, वो आपका बैग, वो आपकी किताबें, वो आपकी कॉपियां, वो आपकी टीचर, क्लास टीचर, बहुत सारी याद लगती थी। जी, बहुत सारी याद है। आपके दोस्त, आपकी सखियां जो क्लास में होती थी, जब आप नया नया लंच बॉक्स लेके जाती थी, और उसमें से टिफिन जब खोलती थी तो उसमें से मम्मी ने जो बनाया हुआ नाश्ता होता था वो खाती थी। अब देखिए, सारी बातें अभी मत बताइए मंदाकिनी जी, इशारा मेरा समझिए। और हमारे और आपका जो साथ है, तो उसके साथ एक गीत सुना दीजिए तो बात ही कुछ और होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो गीत है हमारे सभी सखियों और सखाओं के करने वाले हैं कि घर में बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल। अच्छा, तो देखिए, आज हम क्या करते हैं कि पहले हम संदेश को उठा लेते हैं। अच्छा, है ना। तो एक ने बड़ा प्यारा सा संदेश, मतलब सबने लिखा है अच्छा, लेकिन हम शुरुआत करते हैं एक संदेश से। लिखते हैं कि बुजुर्ग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी देखभाल हमारा दायित्व है। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग नहीं होते वो घर वीराना सा लगता है। बुजुर्ग हमारे वट वृक्ष जैसे हैं, जिनकी देख रेख में हमने अपना बचपन खेला है। इसलिए जब वृद्धावस्था आती है तब हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां ठोकर से भरी उम्मीद टूट जाती है। अगर हमारे घर में बड़े हैं, तुम किस देखभाल हमें अच्छे तरह से करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इन्होंने संदेश में लिखा है, और वाकई में बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेजी है। हाँ, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ा आम मुद्दा है। कई घरों में पति पत्नी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भिजवा देते हैं या फिजूल खर्च करने से बचते हैं। धन के लालच ने उन्हें बूढ़े माँ बाप से दूर रखा। हमारे घर में इसी महीने हमारे दादा की मृत्यु हो गई, तो अभी तक हम उनकी सेवा क्रिया में लगे हैं। हमारी माँ दादी की सेवा नहीं करती थी, इसलिए वो कहती हैं मारी भू हीड़ा को नहीं करे।
है ना, मेरी बहू मतलब सेवा नहीं करती बिल्कुल। है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो उम्र का जो पड़ाव होता है, जब वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति ने उस समय एक लंबा जीवन गुजारा होता है और संघर्ष कर अपने कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया होता है। धूप, छांव, गर्मी की झुलसाती तपन और वर्षा के मौसम में भी दिन रात एक एक करके मेहनत करी होती उन्होंने, और हर के चेहरे पर मुस्कान, खुशी देखने की चाहत में वो खुद का आराम भूल जाते हैं। और बच्चों की खुशी उसकी आंखों का सपना होती है, उनकी आंखों का सपना होती है। मगर जब उम्र के ढलते पड़ाव में उनके पास से लोगों की दूरी घटने लगती है, तब हृदय जो है वो चित्कार उठता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखा जाए तो जीने के लिए हमने अपना जीवन होम कर दिया, मतलब उन लोगों ने, और हम सभी एक दिन उसी दौर में ही तो जाने वाले हैं मंजरी, है ना। आज जो युवा है वो कल वृद्ध होगा ही, एक दिन हम भी सब वृद्ध होने वाले हैं। तब हमारी कौन देखभाल करेगा? यदि ये विचार भी थोड़ा सा मन में आ जाए तो समझिए कि आज इस विषय पर चर्चा करना सार्थक हो जाता है। हालांकि मंजरी, मैं ये सोचती हूँ कि ये विचार आने से भी हम कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाते हैं कि भाई मैं भी तो वृद्ध होंगी तो मैं किसी वृद्ध की सेवा कर दूं। ये भी एक स्वार्थ है। हाँ, स्वार्थ है, लेकिन मन में ये भाव आना नहीं चाहिए। वो हमारे माता पिता हैं या वो हमारे सास ससुर हैं या कोई भी रिश्ता है। बिल्कुल, उन्होंने आपके साथ इतना किया तो आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझिए, दिल से समझिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है। और एक बात और है कि लोग तो बिना रिश्तों की भी वृद्धजनों की सेवा करते हैं। हाँ, बहुत सी हमने देखे, बहुत सी संस्थाएं भी कि वो हमारे माता पिता लगते हैं, वो हमारे सास ससुर लगते हैं, लेकिन लोग तो इससे इतर होकर बहुत बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, है ना। गरीबों की, जिनके पास खाने को नहीं है, उनकी सेवा करते हैं। वो भी तो इंसान है। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी एक नेक काम जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं, और दिल खोल के कर रहे हैं। और जब इसलिए तो कहा जाता है कि बच्चों में संस्कार शुरू से डालने की बात कही जाती है कि आदर देना, सम्मान करना, सेवा, देखभाल करना जैसे भाव शुरू से देने चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसे बीज बोगे फसल वैसे ही काटोगे। यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों को समझनी चाहिए। सब अपनी सेवाएं देंगे तो बुजुर्गों की झुर्रियों पर पड़े चेहरों पर भी चमक आ जाएगी। हाँ। आपको उनके स्नेह की वो छांव मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि वे माता पिता ईश्वर समान हैं। हमें उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। उन्होंने हमें जीवन दिया है, बिना किसी लालच के उन्होंने वो सब हम पर लुटाया है जिसकी आशा भी नहीं की थी हमने। हम उन पर अपना हक समझते हैं। आज क्या वो अपना हक इतना भी नहीं दिखा सकते कि वो अगर हमसे कुछ कहते हैं और हम समय पर उनके लिए वो ना करें? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, जब हम छोटे शहरों में देखते हैं तो आज भी माता पिता घरों में रहते हैं। कई बार महानगरीय जो व्यवस्थाएं हम देखते हैं वहां पर जाकर दुख होता है जब बच्चे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और वो अपने माता पिता को या तो अकेला छोड़ देते हैं या किसी वृद्धाश्रम में डाल देते हैं ना। तो ये चीजें जब भी जहां भी देखी जाती है बहुत बुरा असर डालती है एक समाज पर, उस व्यक्ति पर जो धीरे धीरे उस उम्र को प्राप्त हुआ है। तो उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर हमें समझना होगा। और उनके दैनिक कार्य हैं, उनका घूमना है, उनका टहलना है, उनका व्यायाम है, उनकी दवाएं हैं, उनका पूजा पाठ है, उनका नहाना धोना, खाना पीना, सब हमारी जिम्मेदारी होती है मंजरी। बिल्कुल, अगर हम उनको इस तरह से ध्यान देंगे तो वो भी खुश रहेंगे। और स्वस्थ निरोगी काया के लिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप समय समय पर उनकी मालिश करें, दवा, इलाज, पौष्टिक भोजन जिसमें वो सभी चीजें शामिल हो जो उनकी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखें। जबान तो स्वाद की चटोरी होती है ना मंदाकिनी जी, और जिसके झांसे में कोई ना कोई आ ही जाता। हम सभी आ जाते हैं तो भाई उनकी क्या बात है। कभी कभी चटपटा खा लें पर ज्यादा वो ना खाएं, वही जो खाएं जो हजम हो जाए आपको अच्छे से। ये बात भी सही है, लेकिन उनको छीटा कशी भी न करें। आप ताना भी न दें। थोड़ी सी खुराक खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इच्छा होती है, लेकिन अगर एक नियमित रूप से हम अनुशासित भोजन उन्हें देंगे तो ऐसा नहीं होता कि उनका स्वास्थ्य खराब हो। बिल्कुल, और कभी कभी अपनी मनमानी कर भी ले तो करने दीजिए, क्या दिक्कत है। ये सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ उबला हुआ भोजन देंगे या बिना नमक मिर्च वाला हल्का सा भोजन देंगे तो वो भी इंसान है, वो भी माता पिता है जो कभी आपको बचपन में आपकी हर इच्छा पूरी किया करते थे। बिल्कुल सही बात है, हमें बहुत ध्यान रखना है उनका। कभी नहीं भूलना चाहिए। और जीवन तो बदलेगा, समय भी बदलेगा। वो बाजार भी जाना चाहते होंगे, मंदिर जाना चाहते होंगे, गीत संगीत सुनना चाहते होंगे, वो बाहर निकलना चाहते होंगे, है ना। उनका कमरा जो है, सोने की व्यवस्था है, उनका ध्यान हमें रखना चाहिए। उनको हवादार कमरे में रखना चाहिए। ये नहीं कि वो आज बुजुर्ग हैं तो उन्हें आप एक ऐसी कोठरी में बैठा दे जहाँ ना हवा है ना पानी है और आप आलीशान कमरों में रहते हो। वो भी चीजें होती हैं जो हम कहीं ना कहीं देखते हैं। बिल्कुल, तभी तो लगता है कि हम ऐसी बात चर्चा
चर्चा करें जिसमें लोगों का ध्यान जाए कि हमें क्या करना है। मतलब और बातें इतनी खतरनाक स्तर पर देखी जाती है कई बार कि दिल विश्वास उठ जाता है जिंदगी से, इंसानियत पर से, कि क्या हम अपने घर के बुजुर्गों को, चाहे वो किसी भी रिश्ते से जुड़े हैं हमसे, हम उन्हें कितना प्रताड़ित कर रहे हैं ये भी हम देखते हैं। आजकल जब भी खबरें देखो तो ऐसी ऐसी बातें आती है। इतना दुर्व्यवहार कर सकते हैं, एक मानवीय दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए बहुत गलत है, तार हो जाता है जी। और उनके साथ नियमित संवाद करें, जैसे कि पास बैठे, बोले बतियाए, हालचाल पूछे, और पूरा परिवार, बच्चों तक को ये भी सिखाएं कि तुम लोग भी दादा दादी के पास बैठो, नाना नानी के पास बैठो, या जो भी रिश्ता है आपका घर में, जो भी बुजुर्ग हैं उनके साथ उनके बचपन के किस्से, उनकी जो उन्होंने जीवन जिया है उसकी कहानियां सुनिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल, अपने बच्चों को उनसे दूर मत रखिए। क्या होता है कि हम बच्चे को जो है पढ़ाई के चक्कर में कहते हैं पढ़ो जाकर, है ना, पढ़ाई करो, आप समय खराब मत करो, तो अपने दादा दादी या नाना नानी के पास वो बैठे हैं तो वो समय खराब करना नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहूंगी मंजरी, एक छोटा सा अंतराल हमें लेना होगा इस बात को फिर से। अंतराल के बाद फिर से सभी का स्वागत है जी। और हम बात कर रहे थे कि हम उनको डॉक्टरों के से, उनके साथ साथ मतलब बुजुर्गों को डॉक्टर से समय समय पर उनकी जांच करवाएं, उनके विचारों को सुने, परिवार हर बातों में उनकी सलाह मशवरा भी ले, और जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो जो भी वो राय देते हैं, बताते हैं, उसका पूरा एक पालन करें। और बच्चों के साथ तो उनको पास में बैठाना ही, बैठकर बातें ही करना है, सुनना चाहिए, बिल्कुल जीवन के किस्सों को सुनना चाहिए। और एक खास बात और है मंदाकिनी जी, हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनके शौक को पहचाने, उन्हें क्या पसंद है। इस उम्र में भी अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको पूरा सहयोग दें, चाहे वो लिखने का मन करे, चाहे गाने का मन करे, चाहे उनको म्यूजिक वो चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो भी आप उनको दें। और जब भी उनका जन्मदिन हो या एनिवर्सरी हो तो आप खूब उल्लास के साथ मनाएं, सरप्राइज पार्टी दें, उनके साथी फ्रेंड्स को बुलाएं और अरेंज करें पार्टी। तो जब सरप्राइज देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और साथ में उनकी पसंद की पिक्चरें दिखाएं, पिकनिक पर ले जाएं, घुमाएं फिराएं। जीना इसी का नाम है मंजरी, अगर आप खुद भी जिए और उनको भी जीने दें, है ना। ये ना हो कि आप सारे शौक पूरे करें और घर के बुजुर्गों को आप सिर्फ उलाहना देते रहें या उपदेश देते रहें कि अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपकी लाइफ खत्म हो रही है, आपको ये शोभा नहीं देता है। और जैसे पहले के समय घर में सब लोग बैठ के खेलते थे खेल, ताश खेल रहे हैं, चाहे लूडो, चाहे कैरम खेल रहे हैं, इस तरह के जो चेस खेल, शतरंज खेलते थे, तो इस तरह के खेल भी उनके साथ खेले थे। उनसे बातें कीजिए, उनसे बातें साझा कीजिए, घर की समस्याएं उनसे साझा कीजिए, उनसे राय लीजिए, उनको अवॉइड मत कीजिए कि आपको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं और अब माता पिता की सलाह की हमें जरूरत नहीं है ना। इन बातों से उभरे और जीवन को एक अच्छी दिशा दे, ताकि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे प्यार कर सकें और घर का माहौल भी बहुत ही खूबसूरत हो। और इस जो हम लोग बातें कर रहे थे, इसमें एक विषय और है कि जब हस्बैंड वाइफ जॉब पर जाते हैं तो केयर टेकर को रख करके जाते हैं, तो वो देखभाल करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी कि हम लौट करके जब घर आए तो पूरी जानकारी उस केयर टेकर से भी लें कि तुमने क्या क्या मेरे माता पिता को समय पर दिया, क्या नहीं दिया। और उसके जाने के बाद हम अपने पेरेंट्स से भी पूछें कि मतलब आपको ये जो कह रही थी वो सब ठीक दिया या नहीं दिया। कई बार क्या होता है वो बदमाशी कर देती कि दवाएं ठीक से नहीं देती हैं और उन्हें खाना टाइम पे नहीं दे रही या डांट के सुला दिया। इस तरह के हमने कई सीधे केसेस सुने हैं। तो लगता है कि ये बातें अपने पेरेंट्स से पूछनी चाहिए और उनके पास बैठे आकर के ऑफिस, अकेला नहीं छोड़े। हाँ, कई बार तो कैमरे भी लगा दिए जाते हैं कि घर में इस तरह की। लेकिन वो ठीक है, हर घर की कहानी है, लेकिन जो तुम्हारी बात का मेन मकसद है कहने का वो ये है कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि केयर टेकर को हमने 15 वो जाने उसका काम जाने, तो ये जो भावना है ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप ही की जिम्मेदारी है। जैसे आप अपने शिशु को जब किसी काम वाली के पास लेके जाते हैं या किसी के सुपुर्द करके जाते हैं केयर टेकर के पास, तो कितनी चिंता करते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाए क्या, ध्यान रखा क्या, फोन कर करके पता लगाते हैं ना कि जिसको हमने बच्चे को संभालने के लिए रखा है। इस तरह से इन चीजों पर भी ध्यान रखें। माता पिता के पास आए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उनकी बातें सुनो तो ईश्वरीय आशीर्वाद मिल गया, ऐसा मेरा मंतव्य है। उनकी खुशी में ही मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने, और केवल लिखना नहीं होना चाहिए, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, है ना। और एक लिखते हैं श्रोता कि वृद्धों की देखभाल तब आवश्यक हो जाती है जब वृद्ध लोग दैनिक जीवन की गतिविधियां जैसे
खाना बनाना, सफाई करना, नहाना, दवाएं आदि लेना करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो परिवार का कोई सदस्य उन्हें देखने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि बुजुर्गों की देखभाल की बात चलिए तो हम तो इस मामले में परेशान हैं। बड़े बेटे कुछ समझते हैं तो छोटा मनमानी कर रहा है। अब घर बैठे हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, अपनी कमाई बीमारी में लगा दी, अब कुछ बचा नहीं, इन सब के आश्रित हैं। अभी धर्म पत्नी भी अकेला छोड़ गई। बहुएं भी जैसे मजबूर सी दिखती हैं। वे पतियों के चेहरे देखती हैं। अब अपना वेद भारती सुनना मोबाइल का ही सहारा है। वाकई आपने बहुत दिल छूने वाली बात लिखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। और मुझे लगता है ये प्रोग्राम सुने तो वो लोग भी, तो उनको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं और दिल की बात जाने की आपके परिवार के सदस्य क्या चाहते हैं आपसे, क्या उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये तो ये बात जानकर तो मन भर आया। इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखिए, पति पत्नी में से अगर कोई एक चला जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी की भी जो है हालत नहीं बिगड़नी चाहिए, बुजुर्ग रूप में खासतौर से जब वो बुजुर्ग अवस्था में होते हैं। तो घर के बच्चों की, बहुओं की और घर के सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि वो उनका ध्यान रखें। और मंदाकिनी जी कुछ बदलने के लिए एक बात संदेश ले लेते हैं। छोटी सी बात उन्होंने लिखी है कि आज तो मंजरी दीदी, मंदाकिनी दीदी की जोड़ी ने दोपहर की बेला में 4 चांद लगा दिए हैं। मुझे तो ये जोड़ी अत्यंत प्रिय है। इस जोड़ी का साथ मुझे 2 जहां से प्यारा है। अरे वाह, क्या धन्यवाद आपको। 4 चांद मुझे दिख नहीं रहे इतनी। देखिए 2 तो दिख रहे हैं और 2 हमारे चेहरे। चलिए अगर दिन में भी 4 चांद दिखते हैं तो हमें दिख गए। देखिए कल्पना किया करिए मंदाकिनी जी। चलिए गाना सुन का तो लेते हैं एक अंतराल। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और हम ले चलते हैं सबको धोलावीरा गुजरात की ओर। बिल्कुल चलते हैं। क्योंकि भारतीय विरासत स्थल में हम आज इसकी बात करने वाले हैं। तो धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का स्थान दिया है। ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया। ये पश्चिम भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के खादिर बेट में स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहर के खंडरों को ये समेटे हुए हैं। बिल्कुल मंजरी। और ये स्थल अपने जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, सुनियोजित शहर की योजना और विभिन्न कलाकृतियों के लिए भी बहुत जाना माना है, प्रसिद्ध है। धोलावीरा में खुदाई के दौरान कई महत्वपूर्ण खोजें हुई, जिनमें एक किला, मध्य शहर, निचला शहर और एक कब्रिस्तान भी शामिल है। और इसके अलावा यहाँ जलाशय हैं, कुएं हैं और जल निकासी प्रणाली भी पाई गई है, जिससे पता चलता है कि एक समय में यहाँ जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही होगी। धोलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। स्थानीय रूप से कोटड़ा टिम्बा के रूप में भी ये जाना जाता है। इसकी खोज 1978 में की गई थी और यहाँ अनुपम खजाने के अवशेष भी मिले, जैसे कि चांदी, सोने, लोहे और पाषाण के उत्पाद। ये हमें प्राचीन समय के कार्य प्रणाली की झलक भी दिखाते हैं, जैसे यहाँ के व्यापार, उत्पादन, कौशल और आर्थिक प्रगति कैसी थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये 1968 यानी 1968 में जो है इसकी खोज हुई थी, है ना। और धोलावीरा की जो बनावट है वो सुरक्षा की दृष्टि से त्रिस्तरीय किलेबंदी की है, यानी सुनियोजित नगर नियोजन और पत्थर की व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल हुआ है। यहाँ जो जलाशय मिले ना, उससे पता चलता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग जल प्रबंधन में काफी कुशल थे और वर्षा का जल भी जो है संचय किया जाता था। और साथ ही यहाँ के स्नानघर जो हैं वो विकसित नाली व्यवस्था से देखकर ज्ञात होता है कि स्वच्छता का और सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी यहाँ महत्वपूर्ण स्थान था। और यहाँ की उत्कीर्ण लिपि के अवशेष, संचार और प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त होती है। और हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस समय के लोग बहुत ही अग्रणी थे। ये भी पता चलता है कि कितनी प्रौद्योगिकी और सामाजिक उन्नति यहाँ पर हुई थी उस समय, और इनकी सभ्यता से पूर्वजों की समझदारी और उनके सामाजिक जीवन शैली की व्यवस्था का पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है। और यहाँ जो टेरिकोटा मिट्टी के बर्तन हैं, मोती है, सोने और तांबे के गहने, मोहरे, मछलीकृत हुक जो है, जानवरों की मूर्तियां हैं, उपकरण है, कलश हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो बर्तन है वो भी प्राप्त हुए हैं मंजरी। और इन स्थल की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि यहाँ से प्राप्त सिंधु लिपि में निर्मित 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख जो कि शहर के प्रवेश द्वार पर है वो देखे जा सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड है जिसे पढ़ा नहीं जा सका। और इस स्थल को 27 जुलाई 2021 को विरासत स्थल की सूची से जोड़ा भी गया था जी। और धोलावीरा का स्थान विभिन्न खनिज और कच्चे माल के स्रोतों से
भरा हुआ है, जैसे कि तांबा, खोल, एगेट, कार्नेलियन, स्टीटाइट, सीसा, बैंडेड, चूना पत्थर के दोहन के लिए ये जाना जाता है। और ये शहर 22 हेक्टेयर में फैला हुआ है और आकार का संगठन आयताकार है। यहाँ बावड़ी है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। ऐसी ऐतिहासिक जगह हमें पीढ़ियों की परंपराओं और उस समय जितनी भी सुविधाओं का संयोजन संग्रह होता था, इस बात का यहाँ से पता चलता है। बिल्कुल। और स्वच्छंद स्वच्छ वातावरण है वहाँ, खुला आकाश तो है ही, और निडर जो है निर्भीक साहसी लोग वहाँ पे होते होंगे, ऐसा भी पता चला है, क्योंकि उनका जीवन बहुत कठिन था। और आज हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हम तो सुविधाओं के आदी हो गए, हमें तो सुविधाएं चाहिए पग पग पर। लेकिन उनकी सभ्यता को जब देखा जाता है तो पता लगता है कि उनकी जीवन शैली से हम बहुत कुछ आज भी सीख सकते हैं। और हमारे श्रोताओं ने भी इसी तरह के विचार अपने संदेश में हमें लिख भेजे हैं। तो सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रतो गुहा है और मैं पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ या बॉम्बे टॉकीज हुआ या जो भी हुआ, संडे को तो खास करके उजाले उनकी यादों के सुनना ही सुनना है। अगर हम लोग एक नॉलेज अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आकाशवाणी से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को मिलता है वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। मंदाकिनी जी, स्त्री और प्रकृति का संबंध बहुत ही अनूठा है। स्त्री को प्रकृति का पर्यायवाची माना जाता है क्योंकि दोनों ही सृजन, पोषण, सहनशीलता, धैर्य, जीवन को बनाए रखने की शक्ति है और विनाश की शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। हमारी वसुंधरा पर प्रकृति जीवन का पोषण करती है। जैसे असंख्य वृक्ष, संपदा, पौधे पनपते हैं, पुष्प, फल लगते हैं, कितने जीव जंतु पनपते हैं और उनका आहार भी वहीं से मिलता है। हम सभी प्रकृति पर ही तो निर्भर हैं, उनके बिना जीवन व्यर्थ है। वैसे ही स्त्री का जीवन होता है, वो अपने बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, जीवन के सुख दुख की छांव को सहते हुए अपने परिवार की देखभाल करती है। स्त्री और परिवार का गहरा संबंध है, इनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ही जटिल विषय भी है। देखा जाए कि स्त्री और प्रकृति का संबंध क्या है ना, बहुत ही गहरा और दार्शनिक विषय है, जिस पर मनन अगर किया जाए तो कुछ परतें खुल पाती हैं। अगर थोड़ा गहराई में जाकर हम बहुत कुछ लिखा भी जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है और समझा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो स्त्री और प्रकृति दोनों ही सृजन, पोषण और जीवन की निरंतरता से जुड़ी चीजें हैं मंजरी। और प्रकृति को स्त्री के रूप में देखा जाता है क्योंकि वो जीवनदायिनी है और सभी प्राणियों का पोषण भी करती है, और वहीं स्त्री को प्रकृति का प्रतिबिंब माना जाता है, जैसा भी तुमने कहा भी, क्योंकि उसमें रचनात्मकता होती है, संवेदनशीलता होती है और पालन पोषण जैसे महान गुण भी होते हैं। बिल्कुल, इसलिए स्त्री और प्रकृति के बीच में एक संबंध है जी, है ना। और इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुषों का इसमें सहयोग नहीं है जी। ऐसा नहीं सोचे, हमारे सखा लोग नाराज हो जाएंगे। दोनों जीवन चक्र चलाने के दो प्रमुख स्तंभ हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पति पत्नी के बिना जो संसार है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्त्री और प्रकृति के संबंधों पर, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि स्त्री भी अपने जीवन में कई तरह के बदलाव देखती है, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहू के रूप में, और वो सभी रूपों को श्रृंगारित भी करती है। कभी कभी कठोर निर्णय भी लेती है, और स्त्री और प्रकृति एक दूसरे के पूरक माने गए हैं और इसीलिए कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। और वैसे जैसे प्रकृति, स्त्री की बात करी आपने, तो प्रकृति भी कई ऋतुओं से पूरी भरी होती है कि वसंत आता है तो फूल खिल जाते हैं, पतझड़ आता है तो पत्ते गिर जाते हैं, गर्मी सहती हुई, वर्षा की मार भी सहते हुए, आंधी थपेड़े सब सहते हुए प्रकृति खड़ी रहती है। यानी संघर्ष दोनों के जीवन में है जी। और उसको सहते हुए वो
पुष्पित और पल्लवित होते रहते हाँ, हैं। बिल्कुल सही और कहा। हम समाज में देख रहे हैं कि नारी स्त्री का शोषण और प्रकृति का दोहन निरंतर जारी है। हम दोनों को सम्मान देने के लिए मिलकर नहीं सोच रहे हैं। स्त्री के प्रति भी विरोधाभास प्रकट कर रही है। हमें अच्छे से पता है कि स्त्री और प्रकृति पर जो भी अत्याचार हो रहा है उसका असर समाज और देश पर भी दिख रहा है और इसका मूल्य हमें भी चुकाना होगा। प्रकृति को नष्ट कर हम बड़ी इमारतें बना रहे हैं, वहीं स्त्री के अपमान से कितनी विकृतियां फैल रही हैं। दोनों ही मनुष्य समुदाय को चलाने में, जीवित रखने में अपना सहयोग दे रही हैं। फिर हम दोनों का सम्मान क्यों नहीं करते? स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से करें। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत ही जटिल प्रश्न उठाया आपने कि किस तरह से हम जो है प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और नारी का शोषण कर रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या है और इसी के चलते आज किस तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं हमारे समाज में, पूरे विश्व में। और प्रकृति की सुंदरता है, जैसे उसकी ताजगी है, उनमें हरी भरी वृक्ष लताएं हैं, धीमी हवा का चलना है, फल फूल, सूरज की गर्मी से जो अंकुरित होते हैं वृक्ष पौधे और वृक्षों का खिल जाना वर्षा के दिनों में, मतलब इतनी मनमोहक छटा बिखेरती है प्रकृति। ठीक उसी प्रकार जो स्त्री है वो अपनी सुंदरता से, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने त्याग से, अपने धैर्य से, अपनी क्षमा भावना से, वात्सल्य से, स्नेह से, अपने समर्पण से परिवार में निखार लाती है, समाज को उच्चतम कोटि की ओर ले जाती है। बिल्कुल। और वास्तव में देखा जाए मंदाकिनी जी तो सत्य तो यही है कि प्रकृति और स्त्री की छांव हमें संभालती है। जब हम हरे भरे वृक्षों, पेड़ पौधों की खूबसूरत सी वादियों के समीप उसकी गोद में छांव में बैठते हैं तो सारी थकान गायब हो जाती है। वैसे ही स्त्री के कई आयामों में भी हमें कभी माँ, कभी बहन, पुत्री, पत्नी और अन्य रिश्ते ममता, स्नेह के भावों का आभास कराते हैं और हम उनसे मन की बातें कर सुकून और शांति का अनुभव करते हैं। हर समस्या का हल वो चुटकियों में दे देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रकृति भी हर पल जो है रूप बदलती है, जैसे स्त्री बदलती है, जैसे कभी वो बेटी बनती है, कभी माँ, कभी नानी, कभी दादी। कितने रूप है एक स्त्री के। मानव जीवन को संभालती है, संवारती है, उनकी देखभाल करती है, यानी कि खुद पर ध्यान भी नहीं देती कई बार तो स्त्री, है ना। और नव सृजन का उपहार स्त्री को ही मिला है। कैसे वो 9 महीने की तकलीफ को सहती है, माँ बनने का इंतजार करती है, बच्चे का इंतजार करती है। उस वक्त उसको मतलब बच्चे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी वो अपने मन में रखती है, लेकिन ऐसे समय में परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो उस स्त्री को संभाले। जैसे हम नन्हे से बीज को मिट्टी में बोते हैं और उसके अंकुरित होने पर समय समय पर पानी देकर उसके बढ़ने का इंतजार करते हैं ना, वैसे ही स्त्री जो है नवशिशु को जन्म देने की राह तकती है। और सृजन की सारी जो शक्ति है प्रकृति और स्त्री में ही है, क्योंकि वे दोनों ही धरती में माँ के समान मानी गई हैं। बिल्कुल। और स्त्री दर्द सहकर भी मुस्कुराती है। बच्चे जन्मने पर उसका दूसरा जन्म होता है। नारी स्त्री को अबला समझना बहुत बड़ी भूल है। स्त्री हर मौकों पर साथ देती है, वो मानसिक रूप से सुदृढ़ होती है, वो सभी जिम्मेदारियों को निभाती है। हम घर में स्त्रियों को मान नहीं देते, तब ये गलत बात होती है। हमें प्रकृति और स्त्री के संबंधों को समझते हुए दोनों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दे, खिलने और मुस्कुराने दे। जैसे हरी भरी वसुंधरा के तरह तरह से पौधे सुगंधित होती है, वैसे ही हमारी स्मृतियां भी, हमारी स्त्रियां भी परिवार में चहकती, खिलखिलाती, मुस्कुराती हैं तो घर खुशी से और सुख से महक उठता है। प्रकृति और नारी का सदा सम्मान। स्कूल खुला करते थे तो कितनी सारी यादें सभी ने साझा करी हैं। तो बस पढ़िए, देखिए कौन सा सबसे प्यारा सा संदेश। मतलब सभी तो संदेश बहुत प्यारे हैं, सबकी यादें हैं। हाँ, लेकिन यादें ताजा की हैं, क्योंकि जुलाई का जो महीना आता था हमारे बचपन की यादें ताजा हो गई है कि हम उत्साहित भी होते थे और कहीं ना कहीं लगता था कि ओहो अब रोज स्कूल जाना पड़ेगा। तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे बचपन में स्कूल जुलाई की 1 तारीख को खुलता था। जैसे जैसे जून का महीना समाप्ति की ओर होता था वैसे वैसे मन में उत्साह रहता था। स्कूल खुलने का डर हमारे मन में होता ही नहीं था। एक खुशी रहती थी कि नई किताब कॉपियां आएंगी, बड़े भाई या बहन से ले लेंगे और नई जिल्द चढ़ाकर सहेज कर रखेंगे। ये उत्साह और उमंग इसलिए भी हुआ करता था कि उन दिनों स्कूलों में पूरे 2 महीने छुट्टियां मिलती थी और हमें नानी के यहाँ जाने को मिलता था। अब स्कूल पूरे 2 महीने की छुट्टी में विघ्न नहीं डालता, तो फिर हम भी जुलाई आते ही स्कूल खुशी खुशी जाया करते थे। अब तो बच्चों को छुट्टियों का आनंद ही नहीं है, क्या होता है मालूम ही नहीं है। बेचारे कोल्हू के बैल की तरह पूरे साल पीले रहते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे समय विद्यालय की गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी हुआ करती थी। 1 जुलाई को स्कूल खुलने के दिन आते थे, उससे पहले ही मानो नींद उड़ जाती थी। अपने मित्रों से मिलने की, उनके साथ खेलने की, साथ खाना खाने की और बहुत सी बातें सहेलियों से साझा करने की उत्कंठा रहती थी। लगता था जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंच जाए, क्योंकि छुट्टियों के दौरान नई किताबें मिल जाती थी, उन पर कवर चढ़ जाते थे, नई यूनिफॉर्म बन जाती थी। बस इंतजार रहता था कि कब स्कूल खुले, कब अपने मित्रों से मिलकर उनकी ढेर सारी बातें करें। और किताबों की जो महक होती थी नई नई किताबों की, तो उसको सुनने में बहुत मजा आता था। सही कहा जी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो अगस्त
में स्कूल खुलते थे। जब छुट्टियां पड़ती थी तो गर्मी होती थी, तब खुलती थी तो बरसात होती थी। 2-2.5 महीने की छुट्टियां इतनी लंबी होती थी जैसे बरस बीत जाए। लेकिन फिर 2 महीने की हुई और अब जब हम नौकरी करते हैं तो ये छुट्टियां घटकर 40 दिन की हो गई हैं और घर के काम पूरे नहीं होते कि छुट्टियां खुल भी जाती हैं। बचपन की छुट्टियों में हम एक दूसरे को गिफ्ट भी देते थे, दोस्ती बनी रहे, नानी का घर इन दिनों, ये सभी छुट्टियों से जुड़े हुए खास लम्हे हुआ करते थे। और एक लिखते हैं कि गर्मी की छुट्टियां कब खत्म होती थी पता ही नहीं चलता था, खेलने का मूड भी नहीं गया होता था और स्कूल की तैयारी करनी पड़ती थी। सच बताऊं, स्कूल को बंक मारने की इच्छा होती थी, ऐसा मेरा भी मन करता था लेकिन चेहरे के सामने मास्टर की छड़ी आती थी और आलस झट से स्कूल में मतलब पहुंच जाते थे। तब ये गाना याद आता, हाय हाय ये मजबूरी। और रेनी डे का भी तो कितना इंतजार करते थे इन दिनों। बिल्कुल करते थे, इसलिए हमारे श्रोता लिखते भी हैं कि जुलाई में वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। स्कूल वाले बच्चों को पहले अभिभावक कॉपी, पेन और ज्योमेट्री बॉक्स दिलाते थे। जब हम राजमार्ग की ओर जा रहे थे, कई बच्चे रेनकोट पहनकर स्कूल जा रहे थे, अच्छा लगता था देखकर। और एक लिखते हैं कि स्कूल खुल जाना जैसे ज्ञान का बोझ थोपा। हमारी बुआ का बेटा बेटी की स्कूल खुल जाने से वो कहती है कि मेरी छोरी की स्कूल खुल गई, रोज होमवर्क भेजते हैं। तो भाई ऐसा तो होता ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब ज्यादा ही होमवर्क मिलने लगा है। और एक लिखते मंदाकिनी जी कि बहुत बार ऐसा हुआ कि पापा के ट्रांसफर होने के कारण जुलाई में नए विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। हाई स्कूल में जुलाई में मैं स्कूल खुलने वाले थे और नए स्कूल में भी प्रवेश लेना था। पापा साथ गए एडमिशन करवाने के लिए। स्कूल जाते समय बहुत घबराहट थी, पता नहीं कैसा नया विद्यालय होगा, कैसे नए अध्यापक होंगे, कैसी सहेलियां बनेंगी, हम कैसे ट्रेन से अप डाउन करेंगे, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ मिडिल स्कूल ही था। लेकिन पता ही नहीं चला कि 3 साल कैसे निकल गए। बहुत मधुर यादें हैं विद्यालय, बिल्कुल यादें हैं, बिल्कुल हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे तरफ तो 15 से 20 जून के बीच स्कूल खुल जाते हैं और हमारे समय में भी स्कूल जून में ही खुल जाते थे। बिल्कुल भी स्कूल जाने का मन नहीं होता था क्योंकि मन मारकर स्कूल जाते थे। हाँ, जितनी हो सके बहाना बनाती थी मैं, पर मेरी मम्मी कुछ भी नहीं सुनती थी। खैर, जब मैं स्टूडेंट थी तब की बात तो छोड़ ही दीजिए, अब मैं एक टीचर हूँ, फिर भी लंबी छुट्टी के बाद स्कूल जाने का मन अभी भी नहीं होता है। हालांकि स्कूल पहुंचने के बाद तो बच्चों के साथ बहुत मजा आता है और उनकी छुट्टियों की कहानी को सुनती भी हूँ। और एक लिखते हैं कि जब जब हमारा स्कूल खुलता था तब हम बहुत खुश हुआ करते थे। नए टीचर, नया क्लास, हम सब भाई बहन, एक नए टिफिन, नया बैग, सबको दिखाने का मजा कुछ और ही था। उसमें और एक बात होती कि कोई नई लड़की आ जाती थी तो उसके साथ उसका सब पता करना बहुत मजेदार लगता था। ये होता है, नए दोस्त बनते हैं ना। जी। और एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल खुलते ही मन में उत्साह और उमंग का खजाना खुल जाता है, क्योंकि स्कूल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। दोस्तों के साथ खेलना, रंग बिरंगी पेंसिल, कॉपी पर चित्र बनाना। साथ हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ का भजन पहले के दौर में, भोजन जो है खिचड़ी मिला करती थी, जो कि बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी। स्कूल का वो दौर आज भी याद आता है। टीचर की बातें और सब कुछ बिल्कुल खुले आसमान की तरह था, जो कि बहुत अच्छा लगता था। और ये लिखते हैं कि गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से स्कूल खुलते थे, नए सत्र की शुरुआत होती थी और हम बच्चे नई किताबें, यूनिफॉर्म और दोस्त से मिलने के लिए उत्साहित रहते थे। स्कूल का माहौल, बारिश की खुशबू, साफ सुथरी क्लासरूम और नए अध्यापकों के साथ एक नई ऊर्जा से भर जाता था। और एक लिखते हैं कि गर्मियों के दिनों हमारी स्कूल का टाइम बदल जाता था। सुबह मॉर्निंग में चलता था, पर जुलाई से डे शिफ्ट शुरू हो जाता था। और जब जुलाई में स्कूल खुलता था तो लंबी छुट्टी के बाद मन में बहुत सारा उमंग रहता था, सहेलियों से मिलने का, अपनी बात करने का। उस जमाने में टेलीफोन की सुविधा बहुत कम थी और हम लोकल रहते हुए भी चिट्ठियों से दोस्तों से सारी बातों का आदान प्रदान करते थे। पर स्कूल जाने में थोड़ा आलस भी लगता था और कभी कभी तो होता था कि स्कूल पहुंचने पर कुछ टीचर का ट्रांसफर हो गया और कुछ लड़कियां भी दूसरे शहर में चली गईं, तो मन बड़ा मायूस हो जाता था। बिल्कुल, अपने दोस्तों को खोकर मन बड़ा दुखी होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि नई किताबों के पन्नों की खुशबू अलग ही होती थी। लंबी छुट्टियों में क्या क्या किया अपने सहेलियों को ये बातें बतानी होती थी। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि बातें हल्की फुल्की, वही जुलाई में जब स्कूल खुला करते थे तो स्कूल खुलने पर एक अलग ही उत्साह हुआ करता था। नए क्लास, नए मित्र, कहना ही क्या, कुछ पिछड़े कुछ साथ रहे, नए वस्त्र, नए बस्ते, नए अध्यापक, यानी सब कुछ नया और उसमें ही अपना जीवन महसूस होता था। बिल्कुल। और लिखते हैं कि जब स्कूल खुला करते थे तो किताब की चिंता होती थी। जो छात्र पास करके अगली कक्षा में जाते थे उनकी किताबें लोग खोजते, आधे दाम में लोग खरीद लेते थे। बाकी हम लोगों ने भी ऐसा किया है। नया बस्ता खरीदते, एक सेट कपड़ा पिताजी बनवा देते थे। कक्षा 8 तक जो भाग दौड़ कर विद्यार्थी को जुलाई में करना पड़ता था, वो सोचकर हम यही कह पाते हैं कि तब गरीबी थी, साधन नहीं थे,
थे, परंतु आजकल देख रहे हैं ड्रेस, जूते और किताबें खरीदने में कोई संकोच नहीं करते हैं। 10-20 हजार आराम से खर्च कर दे रहे हैं। स्कूल बस से जाते थे, ट्यूशन भी पढ़ा करते थे। कितने बदलाव आ गए हैं वाकई, लेकिन वो दौर बहुत ही यादों में ताजा हो गया है। और आपके संदेश भी बहुत कमाल के हैं, यादें बहुत अच्छे संदेश हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, वो यादें ताजा कर दिए। इतनी बातें हैं ना कि समय कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाता है। बिल्कुल, इतने सारे संदेश आए, हम सभी को शामिल नहीं भी कर पा रहे, लेकिन कुल मिलाकर ये बात पता लगी कि सबने अपना बचपन एक बार को जी लिया है। जी। भाई मंजरी, अब तीतर के दो आगे तीतर, अगर तीतर गिनने लगे तो समय तो अब इजाजत नहीं दे रहा है। कोई गणित नहीं लगाऊंगी मैं मंदाकिनी जी, समय नहीं है। सबसे लेते हैं विदा। बिल्कुल। तो सबको मंजरी का और मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।